हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन थ्योरेटिकल बेस्ड है। जैसे कि प्रीवियस सेशन हमने आरसी पर लिए हुए हैं, पोइट्री हो चुका है, एक प्रोज हो चुका है, ठीक है, और कुछ हमने मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। तो आज से अपन थोड़ा थ्योरी भी स्टार्ट करें ताकि हमारा थ्योरी भी चलता रहे और साथ ही एग्जाम पेपर किस तरीके से आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किन टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं और यहीं से आपकी सारी ग्रामर कवर हो जाती है। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी वोकेबलरी होती है उससे पूछ लिए जाते हैं, कुछ ग्रामर के पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो 15 मार्क्स आपके पूरे यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रीहेंशन देकर जाता है जिसमें आपका पूरा ग्रामर यहाँ पर कवर होगा। और 15 मार्क्स जो रहते हैं आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं पेडागोजी से, जिसमें मेन जो टॉपिक आता है सबसे अच्छा टॉपिक और हमेशा ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी पेपर में आप ले लो, बिना इस टॉपिक के आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो फिक्स लेकर चलो कि 2 तो आना ही है, उसके ज़्यादा भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। मेन टॉपिक होता है हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन से। फिर आता है कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं लैंग्वेज के, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, फिर रोल क्या क्या होता है, बच्चे किस तरीके से इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं। तो ये सारे टॉपिक होते हैं। तो मेन अपन मान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो टॉपिक है इंग्लिश का वो आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो कि आज के सेशन में हम लोग शॉर्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन है। फिर उसके बाद ये जो LSRW स्किल्स होती है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, लैंग्वेज टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनका क्या क्या रोल है, किस तरीके से बच्चों की ये जो स्किल्स है, चारों जो स्किल है हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेटिव आइडियाज़ हम बच्चों के अंदर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद जब हम टीचिंग करते हैं तो क्या क्या हमको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, क्या क्या एरर्स हो सकती है, क्या क्या जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ आती है उसके अंदर क्या क्या एरर्स हो सकती है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर वही लैंग्वेज स्किल्स जो है आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जैसे लिसनिंग हो गया तो इसकी सब स्किल क्या क्या है, एज हमारा स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का बिल्कुल सेम एज इट इज़ चलता है। फिर आप इनका एवेल्यूएशन कैसे करोगे, बच्चों के अंदर कौन सी स्किल बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है, किस में आपको बच्चों के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आना है, किस स्किल में। तो ये चारों चीज़ें आती है। ठीक है, पहले तो उनकी स्किल इंप्रूव करना, बाद में एवेल्यूएशन करना कि कहीं बच्चों के अंदर कोई भी कमी तो नहीं रह गई है, इस तरीके से। फिर लास्ट आता है हमारा TLM जो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब जब भी आप बच्चों को टीच कर रहे हो तो आप कौन कौन से मटेरियल्स है इंग्लिश के अंदर जिनका आप यूज़ करके बच्चों की जो एजुकेशन है उनको बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर आता है मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, मतलब कि मल्टीलिंगुअल जो रिसोर्सेज होते हैं आप किस तरीके से, जैसे कि बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि टीचर की पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हो जाती है जहाँ आपकी जो नेटिव लैंग्वेज जो है उसको टीचर नहीं जानता है, तो उसको एज अ रिसोर्स की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है और कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आती है। एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि अपन हमेशा से करते आ रहे हैं कि टीचर की पोस्टिंग दूसरे एरिया में हो गई है तो टीचर उसको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकता है। तो उसी तरीके के थोड़े कंडीशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि मीनिंग सबका सेम ही रहता है। ठीक है, और लास्ट आ जाता है रिमीडियल टीचिंग, जो कि एक प्रीवियस हमने एक वीक में पूरे सेशन लिए थे जिसके अंदर 2 दिन में हमने डायग्नोसिस टीचिंग और रिमीडियल टीचिंग क्या होता है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अभी अपन वापस से इसको रिवाइज भी कर लेंगे क्योंकि अपन बिल्कुल यहाँ पर चैप्टर वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि पूरा एक अपना बेच बन जाए जो हमेशा आपका 9 to 10 चलता रहेगा। ओके, चलिए अब सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर कैसे किया जाता है, मतलब कि उसका अधिग्रहण कैसे किया जाता है, और लैंग्वेज को लर्न सीखा कैसे जाता है। ये दोनों चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, इंग्लिश में इसलिए मिलेंगे ताकि आपकी हैबिट हो जाए, क्योंकि यहाँ से जब आप इनकी रीडिंग हैबिट डालोगे, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब हैबिट आपकी जब इंग्लिश में पढ़ने की होगी तभी आप जब क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे तो आसानी से आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको टफ लग रही है वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ, तो उनका हिंदी में यहाँ पर अब मैं आपको नोट करके दे दूँगी। ओके, तो सबसे पहले हमसे लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं भाषा का अधिगम। अधिगम का मतलब वही होता है लर्न करना, सीखना। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और भाषा का अर्जन क्या होता है, मतलब लैंग्वेज का एक्विजिशन, भाषा को किस तरीके से अर्जित किया जाता है, भाषा को किस तरीके से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ कॉमन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। लैंग्वेज एक कॉमन है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि विकास होता है हमारा, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है ह्यूमन लाइफ की, जो कि कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है,
उसके बाद यदि अपन बात करें तो स्किल क्या होती है। स्किल एक तरीके की इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्किल्स होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की एलएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिसनिंग स्पीकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी की आरडब्ल्यू रीडिंग राइटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बच्चा मान लो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो मीन्स कि उसका रीडिंग राइटिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो लिसनिंग स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर रहा है। इसका जस्ट अपोजिट कि एक बच्चा जो है काफ़ी अच्छे से बोल लेता है, कम्युनिकेट भी इंग्लिश में अच्छे से कर लेता है, लेकिन उसको जो मार्क्स है, नंबर जो है वो अच्छे नहीं आते हैं। मतलब कि उसका लिसनिंग स्पीकिंग तो अच्छा है लेकिन उसका जो रीडिंग राइटिंग है वो थोड़ा वीक है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल स्किल्स होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, स्किल इन द इंडिविजुअल लैंग्वेज, ये क्या करती है, फुलफिलिंग वेरियस स्किल्स लाइक, ये फुलफिल करती है कौन सी स्किल्स को, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये चारों स्किल करने के बाद आपके अंदर एक समझने की, कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ इस पैराग्राफ में, इस पॉइंट में क्या बताई हुई है कि लैंग्वेज इज़ अ कॉमन एंड कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी लाइन है, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ स्किल इन द इंडिविजुअल लैंग्वेज, फुलफिलिंग वेरियस स्किल्स लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर है, मतलब कि उसके अंदर सारी स्किल्स भरी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कि ये लैंग्वेज लर्निंग होती क्या है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा का अधिगम करना, मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जाता है, किस तरीके से उसका मतलब उसके अंदर एक चारों स्किल जो है हमारी उसके अंदर डेवलप की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब किसी भी भाषा को लर्न करने का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमेशा से पुराना अप्रोच चला आ रहा है, पुराना तरीका जो चला आ रहा है उसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा, भाषा को सीखेगा, टीचर वहाँ पर बैठेगी, बोर्ड पर जो भी लैंग्वेज वो सीखना चाहता है उसको सिखाएगा, तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है कि लैंग्वेज को लर्न करना है तो आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर टीचर, किसी की मदद लेके आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब आप भाषा का अधिगम कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। तो इस पॉइंट से आप क्या सीखेंगे, इस पॉइंट से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो लैंग्वेज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि हमेशा से चला आ रहा है किसी भी भाषा को सीखने का। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। हर एक स्कूल में, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मतलब पूरे विश्व स्तर पर हर एक लैंग्वेज में इसकी, मतलब हर एक स्कूल में इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी स्कूल्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व स्तर पर हर एक स्कूल में किसी भी लैंग्वेज को लर्न करवाया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी ठीक बैठ रहा है हमारा लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। पहला तो ये कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। दूसरा ये कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभी भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, हर एक भाषा को लर्न करवाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, द एम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड रूल्स ऑफ ग्रामर। अब जो किसी भी भाषा को लर्न करने का, किसी भी भाषा को सीखने का जो एम होता है, एम मीन्स की जो लक्ष्य होता है, द एम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड रूल्स ऑफ द ग्रामर। हमें क्या करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है और ग्रामर के रूल्स सीखना होते हैं। अब मान लो कि कोई इंडिया से यहाँ पर आया है, ठीक है, उसे हिंदी सीखनी है, तो उसे हिंदी ग्रामर के कुछ रूल सीखने होंगे कि किस जगह किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ का बंदा है, अमेरिकन सीखना चाहता है तो उसे पूरा फॉर्मेशन सीखना होगा, ठीक है, इंग्लिश किस तरीके से बोली जाती है, क्या उसका फॉर्मेशन रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहती है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब, किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करनी है, प्रिपोजिशन कहाँ लगता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब कहाँ लगते हैं, तो ये सारा स्ट्रक्चर उसको सीखना होगा, ग्रामर के रूल्स सीखने होंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग में हमें एक बोल सकते हैं कि एक्टिव लर्नर के रूप में सारी चीज़ों को सीखना होता है। यहाँ पर व्यक्ति या बच्चा जो होगा एक्टिव रूप में सारी चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो लैंग्वेज लर्निंग करो, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा डिफरेंस बताऊंगी, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग ये जो डिफरेंस है इस तरीके से समझेंगे तो डिफरेंस में आपकी सारी चीज़ें जो डाउट रहते हैं कि लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग में हमने क्या सीखा, आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ठीक है। सारे स्कूल्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम बात करें तो स्कूल्स में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उसकी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है उसे हम लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें सारे स्ट्रक्चर
जो भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसे सीखना पड़ता है, ग्रामर के रूल्स सीखना पड़ते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन अवर स्कूल, यदि हम हमारे स्कूलों की बात करें, मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट, इंग्लिश इज ऑल्सो टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज गिवन टू द स्ट्रक्चर टू लर्न इंग्लिश। यहाँ चीज़ कौन सी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है? यदि हम हमारे पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, अभी तो हम वर्ल्ड वाइड बात कर रहे थे, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हिंदी संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश का अध्ययन भी करवाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इज ऑल्सो टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हमारे यहाँ पर इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करवाया जाता है और सेकेंड लैंग्वेज मानकर यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज़ गिवन टू द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, मतलब ऐसा एज अ मेन सब्जेक्ट की तरह इसको कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर इंग्लिश जो रहती है उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है। तो हमारे स्कूल में बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें हम लोग इंग्लिश को भी इंक्लूड करते हैं। हम लोग इंग्लिश को भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर करके पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस भी इसकी करवाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि LSRW हमें चारों ही बच्चों की इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है कि हम लोग बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा दें। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली रीडिंग राइटिंग मतलब सिलेबस कंप्लीट करवाने में ही रह जाते हैं। तो बच्चे रीड करते हैं, उनको राइट करवा देते हैं, बाकी लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर हमारा फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हमें ख़त्म करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं पढ़ाने के, उसमें आपको ये चीज़ें पता चलेगी सारी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। द टीचर टेक्स हेल्प ऑफ द मदर टंग टू टीच इंग्लिश। अब बच्चा जो है अपनी जो भाषा है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो वो घर पर बोलता है, जो उसकी मदर टंग लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करके यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकता है। ठीक है, द टीचर टेक्स हेल्प, मदद ले सकता है, किसकी मदद ले सकता है, मदर टंग उसकी मातृभाषा की, क्या करने में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मदर टंग की हेल्प ले सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, एक बार और अपन इसको रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस आर डन इन द मदर टंग। अब यहाँ पर ये जो बात की गई है कि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, मदर टंग की हेल्प लेकर बच्चों को सारी लैंग्वेज सिखा रहा है। तो उसके अंदर क्या चीज़ें आ गई कि टीचर क्या कर देता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अति हो जाती है। वहाँ पर हर एक वर्ड जो रहता है, जैसे कि दिस, एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कि दिस इज़ माई डॉल। ठीक है, अब ये सेंटेंस मैंने बोला और मैंने बोला कि बच्चों इसको कॉपी में लिखो। ठीक है, अब बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल में आए हैं, ठीक है, मतलब सेकंड क्लास में मान लो, तो मैं उनको ये पढ़ना सिखा रही हूँ, मैं इनका प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ कि आप इसको दिस बोलेंगे, इसको आप ईज बोलेंगे, इसको आप माए बोलेंगे और इसको आप डॉल बोलेंगे। ठीक है, ये आपने बोल दिया। ठीक है, अब उनको आप बताओगे दिस का मतलब यह होता है, इसका मतलब होता है, हे होता है, माई का मतलब मेरा होता है और डॉल का मतलब आपको पता है गुड़िया होता है। ठीक है, तब मैंने क्या करा, मदर टंग की इतनी ज़्यादा हेल्प ले ली कि मैंने उन बच्चों को सारी चीज़ें जो है किस में सिखा दी, इसमें सिखा दी। मदर टंग की हेल्प से इंग्लिश को भी पूरा कन्वर्ट कर दिया मैंने हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पर हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, पूरा जो भी लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसको हम पूरा क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक लर्निंग का एक तरीका होता है जो कि सही नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी जगह ये फॉलो किया जाता है और करना भी पड़ता है। अब करना क्यों पड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए रहते हैं। अब 100 बच्चों को आप थोड़े थोड़े करके जो हमारी लैंग्वेज लैब होती है, कम्युनिकेशन लैब होती है, उसके अंदर जाकर आप LSRW करके पढ़ाओगे, चारों स्किल्स इंप्रूव करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन टीचर के पास टाइम इतना नहीं होता, उसको सिलेक्टेड टाइम अलॉट किया जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जहाँ पर ज़्यादा ही क्राउडी क्लासेस होती है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, समय काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर लैंग्वेज लर्निंग इलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पर एक पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि मेन फोकस रहता है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने में मान लो कि आपको 10 पेज याद करने, मतलब कि 100 ग्रामर के रूल याद करने, तो वो कैसे भी करके आपको रटवा दिए जाते, कंठस्थ करवा दिए जाते थे, कि वो रॉट मेथड यहाँ पर फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो फॉर लैंग्वेज लर्निंग इलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स आर प्रोवाइडेड। हर एक चीज़ को यहाँ पर डीप में जाकर पढ़ाया जाता है।
तो ये चीज़ क्लियर होगी कि इसमें हर एक लैंग्वेज को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ाया जाता है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी, अब आपसे यूँ पूछ लिया जाएगा, हर एक चीज़ को डिटेल में जाकर डीप एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, या फिर 3 से 4 ऑप्शन और बन जाएंगे आपके। तो बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन हमको किस में मिलता है, लैंग्वेज लर्निंग में मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर। For learning a language, attention is paid to reading and writing and no attention is paid to the speaking and listening। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर रहता है बहुत ज़्यादा प्रेशर कि हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्टली चैप्टर है उसका पढ़वा देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करवा देते हैं। तो रीडिंग राइटिंग पर तो हमारा अच्छा सा रहता है कि बच्चे एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आउटसाइड द क्लासरूम बच्चा जो है उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हमारी एक सबसे बड़ी गलती रह जाती है। तो ये बात हो गई हमारी लैंग्वेज लर्निंग की, इसे L2 कंसीडर किया जाता है। शॉर्ट में आप देखेंगे तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2, फिर आपको ऑप्शन बनेंगे। तो जब L2 लिखा हुआ है तो समझ जाना क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है। अब इसे L2 क्यों कहा जाता है ये अपन डिस्कस करेंगे जब अपन पढ़ेंगे L1 क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा पूरा L1 ही होगा, यानी कि एक्विजिशन, एक्वायर करना L1 होता है, और L2 का मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होती है, यानी कि जो GT मेथड है, इसके अपन क्वेश्चन भी करे थे। तो इसमें क्या किया जाता है, पूरा ऐसे ही करवाया जाता है जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है। जो इसके अंदर फोकस रहता है रीडिंग राइटिंग के ऊपर रहता है, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर इसके अंदर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है। तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग GT मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। ठीक है, इसमें वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हर एक स्कूल में इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हर एक लैंग्वेज को यहाँ पर लर्न करवाया जाता है। ठीक है, एक्वायर करना है तो एक्वायर हम लोग घर पर करते हैं, जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग, किसी भी भाषा को एक्वायर, ग्रहण करना। और लर्न करना तो स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूट की मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना होगा, उसको लर्न करना होगा, और ग्रामर के रूल्स आपको लर्न करना होंगे। ठीक है, जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश को एज अ माइंड में लेकर चले कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी थी। एक ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू सीखा था, टीचर क्लास में आता है फिर बोलता है कि चलो आज अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। टीचर इंग्लिश के ग्रामर के सारे रूल्स लिखवा देता है, एक एक एग्जाम्पल लिखवा देता है। तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। जो समझ नहीं आता उनका हिंदी मीनिंग हम लोग कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा वो हम लोग लिख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर और रूल्स ऑफ ग्रामर हमें सीखना पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट कन्फर्म है कि क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है इन आवर स्कूल मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट। हमारे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने देखा था द टीचर टेक्स हेल्प ऑफ मदर टंग, मतलब टीचर यहाँ पर क्या करता है, मदर टंग की हेल्प लेकर, मातृभाषा की मदद लेकर यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश सिखाता है। अब जो ट्रांसलेशन है ऑफ ईच वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस आर डन इनटू द मदर टंग। जो भी लैंग्वेज हम लोग सीख रहे होते हैं, चाहे हमने फ्रेजेस सीखा है, इडियम्स सीखा है, प्रोवर्ब जो भी हमने सीखे, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, एन एप्पल ऑफ एन आई, मतलब आँखों का तारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फिर हिंदी मीनिंग लिखते हैं कि इसका हिंदी में, बल्कि हमें बोलना इंग्लिश में ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ का हिंदी मीनिंग लिखकर याद करते हैं। तो ये एक तरीके से GT मेथड ही होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, जो भी वर्ड हो गया हम लोग उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि फॉर लैंग्वेज लर्निंग इलोबरेटेड, देखो, फॉर लैंग्वेज लर्निंग इलोबरेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर, बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन जाकर हम लोग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सारे ग्रामेटिकल रूल्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज अटेंशन इज पेड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बट नो अटेंशन इज पेड टू द स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर किसी भी भाषा को यदि हम लोग लर्न कर रहे हैं तो रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस रहेगा, लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल आप ले लो कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसका कार्य यही होता है, उसमें वही रीडिंग राइटिंग के ऊपर ही फोकस रहता है, स्पीकिंग और जो लिसनिंग हमारी दो स्किल रह जाती है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस लैंग्वेज को लेकर वो नहीं बन पाती है।
ठीक है। और इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज रहती है वो कम्युनिकेटिव नहीं होती है। लैंग्वेज लर्निंग, जो हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कम्युनिकेटिव नहीं होती है, क्योंकि हम सिर्फ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे टीचर की यदि बात करें तो हम लोग डायरेक्टली रूल्स लिखवा देते हैं। ठीक है, बच्चों को हम लोग कम्युनिकेट करने का मौका नहीं देते हैं। हमने जैसे हिंदी में हम लोग डेली रूटीन लाइफ में जो कम्युनिकेट करते हैं वो बच्चों को वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है। उसके बाद है रिसर्च है शोन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च है शोन दैट हाउ एवर दैट अ स्टूडेंट हु हैज़ मेमोराइज द रूल ऑफ द लैंग्वेज मे बी एबल टू डिक्टेट ग्रामेटिकल एरर्स or spelling errors in the sentence but may not be able to speak or communicate correctly in the language, in the English language। अब एक एक लाइन को अपन यहाँ पर समझते हैं। वही चीज़ें जो अपन ने पढ़ रखी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च क्या बोलती है वो चीज़ शो करी गई है। तो रिसर्च है शोन, रिसर्च कुछ इस तरीके से बताती है however that a student who has memorized, मेमोराइज करना, उसने रूल्स जो हैं उनको रट लिया है, कंठस्थ कर लिया है, ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को यदि बच्चे ने रट लिया है, मे बी एबल टू डिक्टेट ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स, वो उन चीज़ों को, ग्रामेटिकल एरर्स को पढ़ पाए, स्पेलिंग एरर्स जो है वो उनको निकाल पाए इन द सेंटेंस। मतलब यहाँ तक क्या चीज़ें बोली जा रही है कि रिसर्च बताती है कि जो भी स्टूडेंट रूल्स को मेमोराइज़ कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, हो सकता है कि वो ग्रामेटिकल एरर्स जो है, स्पेलिंग एरर्स जो है, उनको अच्छे से फाइंड आउट कर ले किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर। बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छे से स्पीक कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए उस लैंग्वेज के अंदर। तो वही चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पर क्या होता है कि रीडिंग राइटिंग के ऊपर तो फोकस रह जाता है, बच्चा लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन क्या होता है वो बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है हमारा लैंग्वेज लर्निंग का, या उसके अंदर जो GT मेथड आती है उसका। ठीक है। तो इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए फिर नई नई अप्रोचेस बनाई गई, नई नई मेथड बनाई गई, जो चारों जिसमें फोकस किया जाता है कि कम से कम बच्चा जो है 4 स्किल्स के ऊपर उसको अच्छे से समझ पाए। इसीलिए कम्युनिकेटिव अप्रोच आती है, फंक्शनल अप्रोच आती है, डायरेक्ट मेथड आती है, डॉक्टर वैन न्यू मेथड आती है। तो इसके बाद ही GT मेथड होने के बाद ही नई नई अप्रोच और नई नई मेथड लाई गई है। ठीक है। तो ये पॉइंट पूरा क्लियर है, क्या क्या चीज़ बताई गई है GT मेथड के बारे में। चलो अब अपन बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। इसके अंदर 5 पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि एक्वायर करना किसी भी भाषा को क्या होता है। फिर अपन इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्विजिशन करना मतलब किसी भी भाषा को एक्वायर करना। ठीक है। एक्वायर करना मतलब कि उस भाषा का अधिग्रहण कर लेना, उसको समझ जाना। ओके, अर्जन कर लेना एक तरीके से। हिंदी में एक्वायर, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन कर लेना, ग्रहण कर लेना। पहला पॉइंट है इसके अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड एक्वायर द कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड द लैंग्वेज। कॉम्प्रीहेंड मतलब बच्चा जो उस भाषा को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से उसके अंदर एक सीखने की जो एबिलिटी है, सीखने की जो कैपेसिटी है, वो अच्छे से विकसित हो सकती है। तो ये सबसे पहला लैंग्वेज एक्विजिशन की डेफिनेशन हो गई कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड एक्वायर, यानी कि वो ग्रहण करता है, सीखता नहीं है। सीखने के लिए उसे एक्टिव लर्नर होना पड़ता है, बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है, चाहे वो ग्रामर रूल्स हो, वोकेबलरी हो, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, तो उसको एक्टिव लर्नर के रूप में ये चीज़ें सीखना पड़ती है। लेकिन लैंग्वेज को एक्वायर करना, लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चा जो है पैसिव लर्नर के रूप में कार्य करता है और हर एक चीज़ को एक्वायर करने की वो कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जो है जब उसका जन्म होता है, ठीक है, तो वो जन्म से जिस लैंग्वेज को अपने परिवार वालों से, अपने नेबर वगैरह से सुन रहा है, तो वो सुनते सुनते ही उस लैंग्वेज को सीख जाता है। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गई। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और बताई हुई है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, ये क्या चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस, ये एक तरीके की प्रोसेस, इस तरीके की प्रक्रिया होती है, इन विच अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, जहाँ पर बच्चा जो है अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा जो लैंग्वेज है उसको क्या करता है, एक्वायर करता है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है, उस चीज़ को सीखता है। अब उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा, जो भी लैंग्वेज है, जो भी वहाँ पर उसकी नेटिव लैंग्वेज उसके घर वालों के द्वारा बोली जा रही है, उस लैंग्वेज को वो क्या कर रहा है, सीख रहा है।
ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है। दोनों पॉइंट में यही बताया है कि बच्चे के अंदर एक एक्वायर करने की एक कैपेसिटी आ जाती है, और दूसरा इसमें बताया हुआ है कि बच्चा क्या करता है, अपनी मदर टंग जो लैंग्वेज है उसको सीखता है, उसकी एक प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है, तीसरा पॉइंट देखिए, व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न मतलब विदाउट एनी मच प्रैक्टिस, मतलब जहाँ पर किसी भी भाषा को सीखा जाता है बिना किसी प्रैक्टिस के, बहुत ज़्यादा मेहनत बच्चे को नहीं करनी पड़ती है, एंड विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग्स इट इज़ नोन एज द लैंग्वेज एक्विजिशन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न विदाउट एनी मच प्रैक्टिस एंड विद द हेल्प ऑफ द सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास का जो वातावरण है, जो भी आपके आसपास की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार यदि आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो, उससे आप क्या बोलोगे? इट इज़ नॉन एज, फिर आपके पास 4 ऑप्शन बन जाएंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, या फिर डायरेक्ट अप्रोच, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, डायरेक्ट मेथड बन जाएगी। तो आप बिना किसी प्रैक्टिस के अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास के लोगों की मदद से सीख रहे हो, मतलब आप उस भाषा का क्या कर रहे हो, अर्जन कर रहे हो, उस भाषा का अधिग्रहण कर रहे हो, यानी कि आप उस लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन में दिखेगा हमको लैंग्वेज एक्विजिशन, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर है। तीनों में से सबसे पहले ही बोला था कि बच्चा जो है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है उस भाषा को ग्रहण करने की। यहाँ पर बच्चा अपनी मदर टंग लैंग्वेज के जैसे सीखता है, मदर टंग लैंग्वेज को सीखता है। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है जो सराउंडिंग्स है और उसके आसपास का जैसा माहौल है जिससे वो लैंग्वेज को सीख रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, उसके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगी। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हिंदी ही सीख रहा हो, हमारे यहाँ तो बात करें जैसे हिंदी सीख रहा है, फिर जो भी उसकी लैंग्वेज होगी, पंजाबी सीख रहा है, गुजराती सीख रहा है। अब इंडिया के बाहर सब जगह चलती है लैंग्वेज को सीखना, तो हर जगह होता है। तो आउट ऑफ इंडिया की यदि अपन बात करें तो इंडिया के बाहर अमेरिका में बच्चा बचपन से इंग्लिश बोलना सीख जाता है, और जहाँ दूसरी जगह बात करें फ्रेंच सीख रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहा है, तो वो उसकी मदर टंग होगी। हर जगह अपनी मदर टंग जो लैंग्वेज होती है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, वो हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो अपनी सराउंडिंग से सीखता है उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स। ये पॉइंट देखना आप, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस प्रोसेस, अब बच्चे ने जन्म लिया तो उसको एकदम से उसकी समझ, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियसली, हिंदी में इसे बोला जाता है, अपने अर्धचेतन मन से चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो बिल्कुल अनअवेयर रहता है चीज़ों को सीखने के प्रति। मतलब उसमें ऐसा रहता है कि हाँ चलो, जो भी उसने जो भी उसने सीखा है, सुना है, वो डायरेक्टली उसके माइंड में जाकर फिट हो जाता है। तो ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है सीखने की, जहाँ पर आप अनअवेयर रहते हुए भी सारी चीज़ों को क्या कर लेते हो, सीख लेते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी सबकॉन्शियस प्रोसेस। और कॉन्शियस प्रोसेस क्या होगी, जहाँ पर आपको एक्टिव रहकर सारी चीज़ों को सीखना होगा। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अभी आप एक्टिव लर्नर हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको लर्न कर रहे हो। ठीक है, और आप घर पर जो लैंग्वेज बोलते हो, जिस भी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, तो आपने उसको क्या किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है। तो एक्वायर तो आपने सबकॉन्शियस प्रोसेस से करा था, जब से आपका जन्म हुआ था तब से आपने उस लैंग्वेज को क्या कर रखा है, सीख रखा है। लेकिन ये जो नई लैंग्वेज आज अपन इंग्लिश सीख रहे हैं, ये आपको क्या करना पड़ रही है, सीखना पड़ रही है। तो ये हमारे लिए क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। और इसमें लर्निंग में कौन सी प्रोसेस लगती है, माइंड की कॉन्शियस प्रोसेस लगती है। ठीक है, और जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस लगती है, सबकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, अभी अपन जब डिफरेंस देखेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें स्पेशली ये चीज़ें मेंशन की हुई है कि आप किस टाइम पर किस लर्नर के रूप में चीज़ों को सीखते हैं। एक पॉइंट और इसके अंदर, इट इज़ द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ये एक नेचुरल तरीका होता है, इसमें कोई स्पेशल ऐसा माहौल नहीं बनाया जाता, ऐसी सराउंडिंग्स नहीं बनाई जाती है कि बच्चे को हमें ये लैंग्वेज सिखानी है। जैसा बच्चा रहता है, जिस किसी भी माहौल में रहता है, वहीं से वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है, एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। तो इट इज़ द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ओके, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, और उससे पहले हमने पढ़ा था लैंग्वेज लर्निंग। अब आपके लिए क्वेश्चन है इसके अंदर, चलो ये सभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, 2 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ये अपन नहीं बनाए हुए क्वेश्चन है। तो एक होता है हमारा लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, जिसको हम L2 बोलते हैं, और एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये L1 है या L2 है। L1 मतलब कि जो सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, जब वो लैंग्वेज सीखता है, उसे हम L1 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर वही रहेगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं L1। और L2 जो होता है कि L1 के सीखने के बाद आप जो भी लैंग्वेज सीखोगे, चाहे वो इंग्लिश होगी,
संस्कृत होगी, फ्रेंच होगी, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है उससे आप क्या बोलेंगे, L2 बोलेंगे। तो सबसे पहले हमसे बात की गई है कि L1 क्या है, तो 2 पिक्चर आपके सामने आएगी, ठीक है। ये पहली पिक्चर है, इसे हम L1 बोलेंगे या फिर L2 बोलेंगे। सेकंड पिक्चर है ये क्या है, L1 है या L2 है, ठीक है। विथ रीज़न आपको बताना है, पीछे का पूरा बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। और कल जो हमने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसको भी हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें L1 और L2 में से क्या है ये, और ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं, पूरा देख लो आपकी कहाँ पर कैसी सिचुएशन है, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे चीज़ों को सीख रहा है। ओके, चलो आगे बढ़े। फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको देखना, फिर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बाहर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करना होगा। चलिए, अब सबसे पहले अपन डिफरेंस इसके अंदर देख रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज। इस साइड आपको सारी दिखेगी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि L1, और इस साइड है हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज यानी कि L2, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या चीज़ें, फर्स्ट लैंग्वेज होती है किसी भी भाषा को ग्रहण करना। जब आपका जन्म होता है तब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। पहला पॉइंट है इसके अंदर, पहला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, लैंग्वेज एक्वायर। देखो, लैंग्वेज एक्वायर फ्रॉम द बर्थ बाय एक्टिव लिसनिंग फॉर टू पेरेंट्स कम्युनिकेटिंग विथ यू। मतलब आपने किसी भी भाषा को कैसे सीखा है, किसी भी भाषा को एक्वायर कैसे किया है, जब आपके पेरेंट्स थे वो आपसे बातचीत कर रहे थे, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उनकी बातों बातों में जो भी वो उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया, उन शब्दों को आपने सीख लिया, उस भाषा को आपने सीख लिया, तो उससे आप क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्वायर करना, किसी भी भाषा को ग्रहण करना। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, लैंग्वेज यूजुअली लर्न एट अ लेटर स्टेज आफ्टर अ मदर टंग। मदर टंग लैंग्वेज आपने कहाँ से सीखी, फर्स्ट लैंग्वेज से सीखी, ठीक है। इसको सीखने के बाद आप जो भी लैंग्वेज सीखोगे, स्कूल में जाकर किसी टीचर से कहीं से भी सीखोगे, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, लेटर स्टेज में, मतलब कि एक्वायर करने के बाद आप जो भी लैंग्वेज सीखोगे उसे हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलेंगे या फिर L2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव टंग इसको बोला जा सकता है। फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ग्रामीण भाषा है, मदर टंग हमारी मातृभाषा है, फिर नेटिव टंग हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है ये एक नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, नॉन नेटिव टंग आप इसको बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यदि हम इसको कंपेयर करें L2 से, यानी कि सेकंड लैंग्वेज से यदि हम कंपेयर करें, तो ये काफ़ी इजी होती है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर के रूल्स नहीं सीखना है, स्ट्रक्चर नहीं सीखना है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आप नॉर्मली चीज़ों को लर्न करते जाओगे या फिर एक्वायर करते जाओगे, तो लेस कॉम्प्लेक्स होती है। बेबीज़, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, लर्न इट इफोर्टलेसली, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना किसी इफ़ोर्ट लगाए, बिना किसी मेहनत लगाए वो आसानी से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। इट इज़ लर्न एक्टिवली, मतलब एक एक्टिव लर्नर के रूप में यहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, बाय स्टडिंग ग्रामर, रूल्स एंड मेनी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे रूल्स को लेकर बच्चा यहाँ पर भाषा को क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है। तो 3 डिफरेंस हमने यहाँ पर पढ़ लिए। नेक्स्ट डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज़ एब्रीवेटेड एज L1, इसको हम लोग L1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज को ही सीखता है, इसलिए हम लोग इसे L1 बोलते हैं। और इसके बाद आप जैसी भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कौन सी भी लैंग्वेज यदि आप सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं L2। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो गई, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। इस भाषा को आप लोग एक्वायर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की मदद से सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज को आप लोग क्या करते हैं, नॉन लेटर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जो आप सीख रहे हैं वो आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज होगी। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज, नेटिव टंग, मदर टंग होती है, और ये हमारी नॉन नेटिव लैंग्वेज या फिर नॉन नेटिव टंग होती है, ठीक है। मतलब नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव जो होती है कि नॉर्मली आप जो आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आपके आसपास का जो माहौल है उसी से सीख लेते हैं, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज को आपको लर्न करना पड़ता है। ये लेस कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली लैंग्वेज नहीं होती, बिना किसी मेहनत के बच्चा इस लैंग्वेज को सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज को L2 को सीखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, इसको समय देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको सीखना पड़ते हैं। इसको हम एज अ L1 कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग एज अ L2 कंसीडर यहाँ पर करते हैं, ओके। तो ये इसके सारे डिफरेंस हो गए, और कुछ डिफरेंस है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
देखो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग का, तो डायरेक्टली आप ये जो पहला पॉइंट देख पा रहे हो ये आपका एक क्वेश्चन है और फिर आपको ऑप्शन वही मिलेंगे। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, क्या चीज़ यहाँ पर बोली जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको एज अ क्वेश्चन समझकर कंसीडर करें। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चिल्ड्रंस एक्वायर अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग्स कम्युनिटी। तो जैसे सराउंडिंग्स दिखे, मतलब कि आसपास के माहौल की वजह से बच्चे ने लैंग्वेज को सीख लिया है, कर लिया है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे। क्योंकि नॉर्मली स्पोकन लैंग्वेज जो उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, जो उसके आसपास के पड़ोसी लोग बोल रहे थे, उसी लैंग्वेज को उसने सीख लिया है, तो ये क्या हो गई, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन हो गई। ठीक है, जैसे जहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि कुछ ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जो हम नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं बोल सकते, या फिर ऐसी गाली गलौच वाली लैंग्वेज, तो बच्चा उस लैंग्वेज को भी सीख लेता है, बच्चा उस लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेता है, क्योंकि दैट टाइम उसे पता नहीं होता है कि ये लैंग्वेज अच्छी है या ख़राब है, मुझे इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। तो आसपास की सराउंडिंग से हम जो लैंग्वेज सीख जाते हैं, सराउंडिंग कम्युनिटी जो होती है उससे जो लैंग्वेज सीखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन में यदि मिलता है कि एडल्ट लर्न्स अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग्स कम्युनिटी, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पर आप देखो कि नॉट का प्रयोग किया हुआ है, इसीलिए स्पेशली उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, ताकि आपका इसके ऊपर ध्यान जाए कि सराउंडिंग कम्युनिटी से बच्चे ने उस लैंग्वेज को नहीं सीखा है, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहेगा तो वो अपने घर वालों से सीखेगा, तो वो भाषा को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। और एडल्ट बड़ा होने के बाद जब वो स्कूल में जाएगा और वो जो भी लैंग्वेज सीखेगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज को उसने क्या करा है, बच्चे ने मेहनत करके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उस लैंग्वेज को लर्न किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक्विजिशन टेक प्लेस। ठीक है, एक्विजिशन जो है टेक्स प्लेस नेचुरली इन कम्युनिकेटिव सिचुएशन विथ अदर्स हु नो द लैंग्वेज। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई कि जो एक्विजिशन होता है, भाषा को जो ग्रहण करना होता है, टेक प्लेस कैसे होता है, नेचुरली होता है इन कम्युनिकेटिव सिचुएशन, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बच्चा पास में खड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, उस लैंग्वेज को सुनेगा और वही लैंग्वेज को दोहराना स्टार्ट कर देगा। तो कम्युनिकेटिव सिचुएशन के साथ क्या कर रहा है, बच्चा किसी भी भाषा को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, कि लैंग्वेज लर्निंग के अंदर क्या होगा। तो लर्निंग इज़ अ मोर कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आपको स्कूल जाना होगा, वहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर लेक्चर लगेगा जहाँ पर आपको उस लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। ठीक है, उस पर आपकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये कॉन्शियस वे में होता है, काफ़ी कॉन्शियस प्रोसेस होती है। ठीक है, किसी भी भाषा को आपके नॉलेज को एक्यूमुलेट करने के लिए, ताकि आप उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है और जो लर्निंग होती है कॉन्शियस प्रोसेस होती है, किसी भी नॉलेज को एक्यूमुलेट करने की, उसको ग्रहण करने की, उसको समझने की, ऑफ लैंग्वेज इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। एक पर्टिकुलर आपकी पूरी प्लानिंग के साथ आपको जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। और नॉर्मली कम्युनिकेटिव जो सराउंडिंग्स होती है, कम्युनिटी जो सराउंडिंग्स होती है, उससे आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट है एक्विजिशन इज़ रिलेटिवली फास्टर। ये काफ़ी फास्टर होता है यदि हम लोग कंपेयर करें इसको सेकेंड लैंग्वेज से। तो एक्विजिशन इज़ रिलेटिवली फास्टर, इट टेक्स प्लेस विथ नो लैंग्वेज सिस्टम इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई अदर लैंग्वेज की नीड नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ सीख कर नहीं आता है। ठीक है, मतलब उसे हम लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, भाषा को उसे क्या करना पड़ता है, खुद से एक्वायर करना पड़ता है, जैसा उसके आसपास के लोग बोलेंगे वैसी ही लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो ये काफ़ी फास्टर होती है, बच्चा बहुत जल्दी से इस लैंग्वेज को गेन कर लेता है, इस भाषा को समझ जाता है। क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई नॉलेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो उसको इस सीखने के लिए, इस लैंग्वेज को, जैसे कि हिंदी सीख रहा है, तो हिंदी को सीखने के लिए किसी और टर्म, किसी और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, बच्चा जैसे अमेरिका में है, इंग्लिश लैंग्वेज कोई बचपन से सीखेगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करेगा, जैसा उसने बोलना है वैसे के वैसे उस लैंग्वेज को सीख जाता है, उसको ट्रांसलेशन की नीड वहाँ पर नहीं होगी। तो दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लर्निंग के अंदर क्या होगा, लर्निंग काफ़ी स्लोअर होती है यदि हम इसको एक्विजिशन से कंपेयर करें, क्योंकि वो नेचुरली सीखता है और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉन्शियस रहकर चीज़ों को सीखना होता है, एक्टिव लर्नर के रूप में रहकर चीज़ों को सीखना होता है। तो ये काफ़ी स्लोअर मेथड होती है। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट एन ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज सिस्टम। ये कैसे होती, क्योंकि हमने जो भी भाषा को एक्वायर किया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, इंग्लिश सीखने के लिए हमने पहले से हिंदी भाषा पढ़ रखी है जो कि हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेज है। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
अंग्रेजी को सीखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जहाँ पर आपको डायरेक्टली इस लैंग्वेज को सीखना था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ समय क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट देने में दे रहे हैं, ट्रांसलेट करने में लगा रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लोअर हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने पहले क्या कर रहा है, एक्वायर कर रखी है किसी भी लैंग्वेज को, हो सकता है हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पर अपने यहाँ पर संस्कृत में कम्युनिकेट किया जाता है। अब बच्चे को हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश सिखाने से पहले हमें उसका सारा ट्रांसलेट किस में करना पड़ेगा, संस्कृत लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या कर रखा है, संस्कृत लैंग्वेज को एक्वायर कर रखा है। अब बच्चा आया है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो अब क्या करेगा, वो हर एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा संस्कृत में, फिर वापस से उसको समझेगा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी लेंदी हो जाती है और लर्नर इस प्रोसेस में काफ़ी स्लोअर हो जाते हैं। उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी यहाँ पर धीमी हो जाती है। ठीक है, वो दो डिफरेंस अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे आपको। कोई भी डाउट है तो साथ के साथ आप पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर सके। ठीक है, बाहर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करना है, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स भी देख सकें आपके क्या डाउट है। हो सकता है आपके जो डाउट है वो अदर स्टूडेंट्स के भी हो, तो वो सारे डाउट एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिर हमारा ये जो चैप्टर है इससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब ये जो वेन डायग्राम है कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ें होती है और क्या नई चीज़ें हैं, वो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, यदि आपने लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, यानी कि L1 क्या है, L2 क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको समझ आया है, तो आप इसका आंसर करेंगे विथ रीज़न कि आंसर क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन है, कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशंस। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाहर कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट करते हैं। चिल्ड्रंस कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, मतलब किस तरीके से वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अ गुड टेक्स्ट बुक के थ्रू या फिर अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर की मदद से। नेक्स्ट है थर्ड है इनहिबिशन के थ्रू, या फिर फोर्थ हमारे पास है मोटिवेशन के थ्रू। हमसे पूछा गया था कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को कब बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है, तो उसको लर्न करने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा एक मोटिवेशन चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। एक मोटिवेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कल जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिला था, जिसमें आपको बताना था असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग के दो डिफरेंस को समझते हैं कि ऑफ और फॉर के अंदर क्या होता है। मतलब बात तो सीखने की हो रही है। यदि आपको दिखे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यदि आपको दिख रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम ऑफ की बात करते हैं, तो यदि हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको समझें, तो ऑफ का मतलब होता है कि बिल्कुल लास्ट में जो किया जाता है, जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब हमारा वो फाइनल एक बोल सकते हैं असेसमेंट होता है, जहाँ पर हमें मार्क्स वगैरह मिलते हैं, हमको रैंक मिलती है, हमको ग्रेड मिलती है। तो बिल्कुल लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक तरीके से एग्ज़ाम आप बोल सकते हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग्स यानी कि हमारे मिड में जब हम लोग पूरा सेशन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो बीच में हमारे जो छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं, अब चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, जिसके भी मार्क्स मिलते हैं, वो हमारे लिए होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसके डिफरेंस अपन लोग समझ लेते हैं। पहला जो डिफरेंस है, हैपन्स आफ्टर द लर्निंग टेक प्लेस। जब हम लोग पूरा जो भी लैंग्वेज है उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो सबसे लास्ट में जो होता है कब होता है, जब लर्निंग हमने पूरी कर ली है, उसके बाद में जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, उसी प्रोसेस के बीच में जुड़ा हुआ जो प्रोसेस होगा, मतलब बीच बीच में हम लोग सीखते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। लास्ट में होगा वो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और बीच बीच में मिड में जो चल रहा है वो हमारे लिए हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड बाय द टीचर। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है हमको किसके थ्रू मिलेगी, टीचर के थ्रू यहाँ पर मिलती है। और इन्फॉर्मेशन इज़ शेयर्ड विद द लर्नर्स। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ काम आएगी, जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे लर्नर्स जो सीख रहे हैं बच्चे वो ही बता देंगे यहाँ पर कि हम लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पर पीछे रह गए। तो ये सारी चीज़ें लर्नर्स के साथ होती है। और ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ये कैसा होता है, टीचर के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन इज़ यूजुअली ट्रांसफर्ड इनटू मार्क्स। जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है वो कैसे डायरेक्टली कैसे ट्रांसफ़र होगी, मार्क्स के टर्म में मिलेगी। जैसे हम लोगों ने पूरे सेम में कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमने कितनी पढ़ाई की, एट द लास्ट ऑफ द सेशन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि हमें 75% आया है। तो उस तरीके से डायरेक्टली हमें यहाँ मार्क्स के टर्म में शो होंगे। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगी, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लर्निंग पे मिलेगी। आपने प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा किया है, आपने अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, आपकी क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। यहाँ पर आप लोग कैसे खुद को जज कर सकते हैं, जब आपका कंपैरिजन होगा कि आपने 75 स्कोर किया है, आपसे आपके फ्रेंड ने 70% स्कोर किया है, आपके जो दुश्मन है राइवल्स है उन्होंने 65% स्कोर किया है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आपने इस पूरे सेम में किस तरीके का अपना परफॉर्मेंस रखा था। ठीक है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, उसका फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर कंपैरिजन विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, लाइक आपने पर्टिकुलर ये टास्क परफॉर्म किया है तो इस टास्क में आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आपने जो प्रोजेक्ट वर्क किया तो आपने कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंपैरिजन करके खुद को देख सकते हैं। यदि आपका परफॉर्मेंस इस टाइम अच्छा नहीं रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अच्छा कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम टाइम पर आपको फीडबैक मिलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लुक बैक ऑन पास्ट लर्निंग। मतलब यहाँ पर आपका जो डिपेंड करता है, जितना भी आपने प्रीवियस में पढ़ा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। पूरे सेम में 6 महीने 1 ईयर में आपने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, यानी कि लुक बैक ऑन पास्ट लर्निंग। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। मतलब हो सकता है कि आपने इस टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो आप आगे अच्छा सोच सकते हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो टास्क हमको मिलेगा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी मिलेगी, हम लोग उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। नॉर्मल सी भाषा में समझे तो ऑफ जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है, सेशन के एंड में होता है। और फोर जो है बीच बीच में, सेशन के बीच बीच में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आती रहती है, तो वो होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक चीज़ और इसके अंदर आती है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर बच्चा अपना खुद सेल्फ एनालिसिस कर लेता है, खुद सेल्फ जज कर लेता है कि अभी मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था टेस्ट में और मुझे कितना अच्छा और परफॉर्म करने की नीड है। तो वो होता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। चलिए, अब जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिला था इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बोला था कि आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इन तीनों का मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि आपको पहले 3 टाइप के असेसमेंट दिए हुए हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो कि कब होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो मिड में बीच बीच में होता रहता है सेशन के। और असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि बच्चा खुद का सेल्फ असेसमेंट और टीचर खुद का सेल्फ असेसमेंट कर लेता है। बच्चा तो ऐसे कर लेता है कि उसे कितना और पढ़ना है, और टीचर ऐसे कर लेता है कि वो जिस भी टीचिंग टेक्निक के थ्रू पढ़ा रहा है या जो भी शिक्षण तरीके होते हैं उसके माध्यम से पढ़ा रहा है, तो उसे और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने की नीड है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। तो इन 3 ऑप्शन में से आप चूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब ड्यूरिंग मतलब कि उस जो सेशन चल रहा है उसके बीच बीच में हो रहा है। ड्यूरिंग मतलब होता है कि बीच में होना। ठीक है, सेकेंड हमें बोल रहा है इट इज़ यूज्ड व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन मॉनिटर। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन मॉनिटर मतलब कि कुछ उनका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, और या फिर ऐसे समझ लो कि इट इज़ यूज्ड टूवर्ड्स एंड, तीसरा जो हमें ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ यूज्ड टूवर्ड्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो असेसमेंट सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि लास्ट में होता है बिल्कुल भी। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है,
इट इज़ यूज्ड टूवर्ड्स एट द एंड। जैसे ही आपको ये दिखे कि एट द एंड मतलब कि ये कब हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन पीरियड थे उसके जस्ट लास्ट में हो रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगी। तो अब तीसरा आपको किस किस में दिख रहा है, पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि 3 जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी वापस से अपन चेक करते हैं, यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको हटा दो, ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा हमसे पूछ रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग मतलब बीच बीच में होता है, मतलब ड्यूरिंग बीच बीच में होगा। तो ये हमारा यहाँ पर फिट हो गया कि दूसरे का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ तक 2 में ही हमको पता चल गया। तीसरा भी अपन पढ़ लेते हैं। तीसरा हमको दिया था असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पर स्टूडेंट जो है खुद को सेल्फ एनालिसिस, खुद को सेल्फ जज कर लेता है। तो इट इज़ यूज्ड वेयर स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, खुद को सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो टोटल हमारे देखकर चले तो पहले का आंसर तीसरा है, ये वाला। एंड में हम लोग करते हैं उसे ऑफ बोलते हैं, मिड में जो करते हैं उसे हम लोग 4 बोलते हैं। देखो, एंड में हमने किया था उसे हम लोग 4 बोलते हैं, मिड में किया उसे हम लोग 4 बोलते हैं, और जो बच्चा खुद को सेल्फ एनालिसिस कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं एस। तो पहले वाले का आंसर तीसरा, दूसरे का ये पहला हो जाएगा और तीसरे का ये दूसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, और डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि डिफरेंस क्या क्या होता है इसके अंदर। तो आज जो अपन ने सेशन किया है उसके अंदर आपको एक होमवर्क मिला हुआ है कि किस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ठीक है, होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो लर्नर होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, कैसे आप पता लगाओगे उसका स्कूल में जाता है या फिर इंग्लिश पढ़ रहा है, उस तरीके से तो उसका आपको आंसर करना है। और एक जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, कि इसका मीनिंग क्या होता है, कौन सी L1 है, कौन सी L2 है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, विथ रीजंस। और आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, ये पिक्चर आप देखेंगे, L1 क्या लग रही है आपको और L2 क्या लग रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो वेन डायग्राम है उसके थ्रू मैं आपको कल के सेशन में पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। तो आज आप अपना ये बेसिक क्लियर करें, एक्विजिशन और लर्निंग का जो जो भी आज पढ़ा है। शॉर्ट नोट्स यदि आपने बनाए तो उसको रिवाइज करें। कल 9 PM पर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और जो वेन डायग्राम हमने देखा है उसको हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इवेंट डायग्राम क्या है, किस तरीके से इसमें चीज़ें दी हुई है और कैसे आपको ये चीज़ें समझनी है, क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारा हम कल के सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा, थ्योरी सेशन है आज का, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।